वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते एक बार फिर से खबरों की जीनत हमारे सुप्रीम कोर्ट और अदालती फैसले ही रहे हैं। जो कोशिश हो रही थी कि शायद पुरानी हो जाएंगी बातें, तो उसके अंदर नया और ताज़ा तड़का अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट ने लगा दिया है। उन्होंने अपना तफसीली जो शॉर्ट ऑर्डर था उसका एक तफसीली नोट आज जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने 25 पेज के अंदर कुछ बहुत गहरी बातें की, अपने जुडिशल जो उनका इथोस है उससे कंसिस्टेंट बातें की। वो सियासी मामलात में दखल के सख्त खिलाफ हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त से खिलाफ हैं। और उसका बयान करते हुए कि वो जुडिशल रिस्ट्रेंट की जरूरत क्या है, उन्होंने जो अपना पूरी सियासी फलसफे और अदालती फलसफे का जो निचोड़ दिखाया है वो यही है कि सियासी मामलात के लिए अगर कोर्ट इस्तेमाल होते हैं तो कोई सियासतदान जीतता है और कोई हारता है, लेकिन ये बात जरूर होती है कि फिर कोर्ट तो हारता ही हारता है। और उन्होंने फिर इस हवाले से जो तारीख के अंदर फैसले रहे हैं कोर्ट के, जो कि मुतनाज़ा हुए हैं कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसका हवाला दिया। और बिलखुसूस ये जो कोर्ट पिछले 3 दफा पिछले साल के अंदर सियासी मामलात में उलझा है, उसके अंदर एक अननेसेसरी ईगरनेस का हवाला दिया और तफसील से ये भी बात की कि इसके अंदर फिर फुल कोर्ट जो है वो कितना अहम था और होना चाहिए था। और ये भी उन्होंने वजाहत की कि मैंने कभी अपने आप को बेंच से हटाने की बात नहीं की थी। और अपना वोट जो है वो 4-3 ऑफ द फैसला, वो जो ओरिजिनल फैसला था उसको 4-3 से डिसमिस करने का, पीटीआई की पिटिशन को, उस तरफ अपना वोट डाला, जिसमें कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन इसके लिए उन्होंने मंतक क्या इस्तेमाल की वो मिसिंग थी। उन्होंने बस ये कह दिया कि एंटी रूम के अंदर कॉन्वर्जेशन से भी बात वाज़ेह है कि मैंने अपने आप को बेंच से हटाया नहीं था। यानी कि हालांकि फिर भी ये चैलेंज अबूर नहीं हुआ कि जब 9 मेंबरान थे बेंच पे और उन्होंने फिर वो ऑर्डर साइन किया था जो कि इजाजत देता था चीफ जस्टिस साहब को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बेंच को, जिसके बाद वो असर 9 5 मेंबर बेंच बनी थी। लिहाजा ये 7 मेंबर जो है ये एक बहुत सारे लोगों की जहन की इख्तरा है। लेकिन क्यों है ऐसा कि वो चारों जज साहिबान जो है वो इस बात पे बजिद हैं कि ये फैसला था उनका? क्या इज देयर मोर देन मीट्स द आई कि शायद एंटी रूम में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई थी जिसके ऊपर उनके मुताबिक चीफ साहब ने डिलीवर फिर नहीं किया, वो 5 मेंबर बेंच जो है वो खिलाफ तवक्को बनी। ये तो ऑब्वियसली अब चारों, अब सारे फैसले क्योंकि सामने आ गए हैं, तो ये अगर कभी कोई डीप डाइव या तारीख लिखी गई तो ही पता चलेगा। लेकिन वही साहब, ये डिवाइड अब इतनी है कोर्ट के अंदर कि पीडीएम के लिए ये एक और फतह है कि देखें ये तो फैसला मानने का ही नहीं था। और अब अगर 20 तारीख को जब मौका मिलता है उस कानून का आने के बाद, जो नया प्रोसीजर्स एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अपील फाइल की जाए, तो अपील का मेरे ख्याल से बेसिक मुद्दा यही होगा कि ये फैसला तो फैसला ही नहीं है जिसके ऊपर आप हमें इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने को कह रहे हैं। ये सारी बातें तो जाहिर है इस पर आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरिट्स असाइड ये कितना गैर जरूरी है कि हम यहाँ खड़े हैं। मनीला साहब ने आज, उन्होंने भी अपना ये बात वाजे कर दी कि लाहौर हाईकोर्ट का एक बाइंडिंग फैसला जारी हुआ है जो 90 दिन में इलेक्शन कराने को कहता है और इसके अंदर दखल करना हमारे लिए गैर जरूरी है। तो अगर आप जजेस की आपस में अना के मसाइल हटा दें तो इस वक्त इसमें कोई तजाद नहीं है कि तमाम जजेस जिन्होंने इजहार राय की है उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो ये तमाम जो गैर आईनी फायदा इस वक्त उठाया जा रहा है वो सिर्फ इस आपसी की लड़ाई का उठाया जा रहा है, जो लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे, जो लोग एक दूसरे से मशवरे नहीं कर रहे, जो लोग एक दूसरे को प्रॉपरली और फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए, ये बात तो वाजह है कि जो भी फैसले और इख्तिलाफी नोट या नोट्स आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ जानते बूझते नोट्स लिखे जा रहे हैं। तो एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इसका जो अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि अब जो हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं जिसमें अपील है, उसके लिए एक बहुत ये ग्राउंड तैयार हो चुका है। और जाहिर है कि लार्जर बेंच के पास भी जाएगी और वो 3 जजेस भी नहीं बैठे होंगे। और इसकी तश्कील भी अगर तो कानून सर्वाइव करता है, जो कि हम अज्यूम करेंगे कि करेगा क्योंकि वरना तो अपील ही नहीं होगी, तो उस सूरत में जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच भी टॉप 3 जजेस करेंगे और एंड इट कैन लीड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। दूसरे ऑप्शन जो जरा ड्रकोनियन है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस फाइल करने के हवाले से, तो मिसकॉन्डक्ट के हवाले से जो है ये इशारा करता है कि एक जब डिसमिस हुआ फैसला था तो उस पर किस तरह से 3-2 का फैसला दिया गया। और हम जब 2 लोग डिसमिस कर चुके थे तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो ही कैसे सकती थी बेंच। ऑफ कोर्स जब 9 जज साहिबान ने ये साइन करके अगर दिया है तो उस ऑर्डर को आई थिंक रिव्यू करना चाहिए था उसी वक्त के, जब 2 डिसमिस कर चुके हैं, अगर तो कर चुके हैं तो फिर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का फैसला गलत है। लेकिन अगर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का फैसला इन द फील्ड था तो उसके बाद फिर 5 मेंबर बेंच बन जाती है और फिर जो फैसला एंड में आता है वो 3-2 का, तो उसमें पिछले 2 फैसले इसीलिए नहीं ऐड किए जाते क्योंकि ये इंटरवीनिंग एक ऑर्डर था
اب اس آرڈر کو اگر ریویو کرتے تو میرے خیال سے یہ شاید غلط آرڈر تھا، کیونکہ اگر 2 ڈسمس کر چکے ہیں تو پھر یہ آرڈر آئی تھنک ہو نہیں سکتا تھا. بہرحال یہ ساری پیچیدگیاں اگر ہٹا دیں تو اب امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر تو جج صاحبان، یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے جو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ریفرنس فائل ہوگی، تو اس ریفرنس کا جو فلیش ہے اس میں آج کے ڈسینٹ کہہ لیں یا آج کا اضافی نوٹ کہہ لیں یا 4-3 کا فیصلہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، آئی تھنک کہ اس حوالے سے بھی پھر جو ہے یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں معیز جعفری صاحب کہ اگر ریفرنسز فائل ان 3 ججز کے حوالے سے ہوئے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور کوئی جو ہے وہ صدر بھی ان کے ہیں، تو باقی جج صاحبان کے حوالے سے بھی میں توقع کروں گا کہ ریفرنسز فائل ہوں گے تاکہ ایک سٹیل میٹ کریٹ کی جا سکے، کیونکہ جیسے ہی فائل ہوں گے ان 3 کے حوالے سے ریفرنس، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ ہمارے کیسز سن بھی نہیں سکتے آپ، تو دوسروں بھی اگر نہیں سن سکتے پی ٹی آئی کے تو پھر میں اور آپ سنیں گے ایجنڈا 360 پہ میرے خیال سے. تو یہ ایک تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور پھر یہ جب دونوں ریفرنسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں فائل ہوں گی، 2 سیٹس اسومنگ، تو پھر پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں فائل ہوں گی جو ان دونوں کو بدنیتی کی بنیاد پہ اور سیاسی مقاصد کی بنیاد پہ چیلنج بھی کریں گی، اور وہاں پہ پھر بینچ کون بنائے گا، I think will determine everything. But at the end of the day, what's really determining everything in the Supreme Court is which side of the aisle and spectrum do you fall, do you belong? And I think that's not really how decisions should be made or perceived. اب میرے خیال سے اس میں آخری بات یہ، اور آپ کی اب اس رسپانس بھی میں اس پہ لوں گا، کہ اگر ہم یہ ساری باتیں اسی طرح پلے آؤٹ ہوتی ہیں جس طرح تھوڑا سا میں نے مفروضہ دیا کہ دونوں طرف کی ریفرنسز آ گئی، پٹیشنز بھی دونوں بدنیتی فائل ہو گئی، اور بینچ کانسٹیٹیوشن پہ ایک جھگڑا ہے، قانون ہے نہیں ہے، اس کی بھی ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنلٹی چیلنجڈ ہے. Where is the armed forces or the establishment when this happens, and where are the people of Pakistan? The two جیسے کہتے ہیں نا قبولیت اور مقبولیت جو ہے، جو 2 پر ہیں یہاں کی سیاسی پرواز کے، ان دونوں وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور وہاں کیا ہو رہا ہوگا اس دورانیے میں، کیونکہ I can't foresee کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو لوگ سٹریٹس پہ نہیں ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کوئی رول نہیں پلے کر رہی ہوگی. تو آپ کے خیال سے ان 2 کا کیا رول ہوگا، عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، جب یہ سب اللہ نہ کرے ہو رہا ہو، اگر ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا تو ہم اس نیچ کھڑے ہی نہیں ہوتے. اس پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے جس طرح کے نمبرز ہیں اور اس کی جو کمزوریاں ہیں، یہ اس طرح کے اقدام اٹھاتی ہی نہیں اگر اس ابھی تک ہر معاملے میں قدم بقدم اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا. تو ان کا رول تو ہے، عوام کا رول بھی ہے، اور عوام کا رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو روک رہا ہے. یعنی کہ جتنے بھی سرویز اور مارکرز سامنے آ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کم از کم نہیں ہے، اور اگر اس وقت حق رائے دہی استعمال ہوا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوا، تو وہ جو اس وقت کا سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف ہی استعمال ہوگا، اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ ان لوگوں کے اقتدار کی نفی میں ہی آئے گا.